लोअर प्राइस, कम मूल्य पर प्रस्ताव को स्वीकार करना, ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कम मूल्य का प्रस्ताव अगर आपको मिलता है तो क्या उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक डिसीजन मेकिंग से संबंधित आपकी समस्या है। तो आपको डिसीजन मेकिंग जब करेंगे तो कौन कौन से बेस आपको यूज में लेने हैं और किस प्रकार हम इस प्रकार के निर्णय लेते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा टॉपिक बीकॉम पार्ट एमकॉम, हमारे एमकॉम के जो विद्यार्थी हैं फाइनल ईयर के ABST डिपार्टमेंट में, उनके लिए ये टॉपिक है। उनका एक पेपर है एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स। एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स में डिफरेंटल कॉस्टिंग नाम से चैप्टर है और डिफरेंटल कॉस्टिंग के अंतर्गत इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। तो हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। हम सब मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। सभी को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कम मूल्य पर कोई प्रस्ताव स्वीकार करना। बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें कम मूल्य पर कोई प्रस्ताव स्वीकार करना से संबंधित भी निर्णय आपको लेने होते हैं। भेदात्मक लागत का प्रयोग ऐसे निर्णयों में विशेष रूप से किया जाता है जहां पूर्ण उत्पादन क्षमता पर कार्य हो रहा हो। डिफरेंटल कॉस्टिंग का प्रयोग हम ऐसे निर्णयों में विशेष रूप से करते हैं जहां उत्पादन क्षमता का जो मैक्सिमम लेवल है वहाँ पर कार्य हो रहा हो और विशेष प्रस्ताव कम मूल्य के माल के संबंध में बेचने का प्राप्त हो। तो उस समय हम क्या करेंगे, डिफरेंटल कॉस्टिंग है उसका यूज करेंगे और डिफरेंटल कॉस्टिंग के माध्यम से ही हम उस डिसीजन पर पहुँचेंगे जहाँ हमें जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है। ऐसे प्रस्ताव पर स्वीकार करते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति कम मूल्य पर माल खरीद रहा है वह संस्था से प्रतिस्पर्धा करते हुए कम मूल्य पर वस्तु को बेचना प्रारंभ न कर दे। आपको ऐसे जो प्रस्ताव आते हैं कम मूल्य पर माल को बेचने संबंधी प्रस्ताव, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति आपसे माल परचेज करना चाह रहा है कहीं वो आपका प्रतिस्पर्धी तो नहीं है। अगर आपका प्रतिस्पर्धी है तो ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करते समय हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पर सावधानी नहीं रखेंगे तो बाज़ार में वस्तु के मूल्य को बनाए रखना कठिन होगा। जैसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो हमारी जो नेटवर्क कंपनियां वोडाफोन, एयरटेल, ये जो कंपनियां पहले थी और ग्राहकों से जो डाटा देते थे उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। जैसे 1 GB डाटा था उसके लगभग 250 रुपये के समथिंग चार्ज करते थे। लेकिन अचानक एक नई कंपनी आ गई और उस कंपनी का नाम था जियो कंपनी, रिलायंस जियो, और उसने सभी को डाटा फ्री में देना प्रारंभ कर दिया और 6 महीने के लगभग ये डाटा फ्री देना चालू रखा। तो जो ग्राहक वोडाफोन और एयरटेल के थे वो सब टूट के उस कंपनी के पास चले गए। तो उन दोनों का मार्केट है वो लगभग ख़त्म सा हो गया है और उनके जो कस्टमर संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है।
तो हमें क्या करना है, प्रतिस्पर्धा जो कर रहा है उसको हमें ध्यान में रखते हुए ऐसे डिसीजन लेने हैं। और इसी प्रकार हमारे जो गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है BSNL, वो भी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है। तो हमें प्रस्ताव को स्वीकार करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन बेस को ध्यान में रखते ही डिसीजन लेना चाहिए। परंतु जब कभी इस प्रकार का प्रस्ताव हमें विदेश से प्राप्त होता है तो इस बात की संभावना कम होती है कि करता पुनः ऐसी वस्तु को घरेलू बाजार में कम दर पर बेच सकेगा। अब ये प्रस्ताव अगर विदेश से प्राप्त होता है आपको, तो आपको इस प्रस्ताव के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि विदेश से जो परचेज करने आएगा तो वो इसकी संभावना बहुत कम है कि वो माल को वापस यहाँ पर घरेलू मार्केट में आयात करेगा और उसको हमारी जो रेट है उससे कम रेट पर सेल करेगा। तो वो ऐसा संभव लगता नहीं है। ऐसे विकल्पों को उसी मूल्य पर स्वीकार करना संभव होता है जिस मूल्य पर घरेलू बाजार में वस्तु को नहीं बेचा जा सकता हो। विकल्प हमारे पास होंगे तो हमें उसी प्रस्ताव को मूल्य को स्वीकार करना संभव होता है जिस पर हम घरेलू बाजार में वस्तु को नहीं बेचा जा सके, क्योंकि घरेलू बाजार में कम मूल्य पर दरों पर माल बेचने की दिशा में सारे उत्पादन का जो मूल्य है वो घटाना पड़ेगा। अगर हम 10,000 का 1,50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बेच रहे हैं तो हमें जितना मूल्य हम कम करेंगे उतना मूल्य हमें सभी हमारी 1,50,000 के नंबर ऑफ यूनिट है उन सबको करना पड़ेगा। उसका रेट हमें क्या करना पड़ेगा, जिस प्रस्ताव में हम स्वीकार करें उसी के अनुरूप करना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। परंतु ये प्रस्ताव अगर विदेश से प्राप्त होता है कम मूल्य के दरों पर बेचने का, तो हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी इकाई विदेश में सेल करेंगे, जैसे 30,000 इकाई आपने सेल की तो 30,000 इकाइयों का ही हमें जो प्राइस है वो लेस करना पड़ेगा। बाकी इकाई हम घरेलू मार्केट में उसी रेट से हम सेल कर सकते हैं। तो विदेश से जो प्रस्ताव प्राप्त होता है उसको हमें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन करने का हमारा बेसिक क्या होगा इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, ये है एक उदाहरण है कि एक संस्था का अधिकतम स्तर 1,50,000 इकाइयाँ, 1,50,000 इकाइयों तक वो प्रोडक्शन करती है तो अधिक लाभप्रद होती है। अगर एक आपको टेबल्स के माध्यम से बताया जाएगा कि 1,50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन कंपनी करती है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उत्पादन के इस स्तर पर जो 1,50,000 है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंटल कॉस्ट से अधिक है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को बोलते हैं वर्धिमान आगम और डिफरेंटल कॉस्ट को बोलते हैं भेदात्मक लागत। हमारा रेवेन्यू है वो कॉस्ट से कम आ रहा है, डिफरेंटल कॉस्ट है उससे कम आ रहा है। अब हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ विदेश से 30,000 इकाइयों का 13 रुपये प्रति इकाई से खरीदने का। क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए? यदि घरेलू बाजार में 1,50,000 इकाई 16 रुपये की दर से बेची जा रही है। अब आपको ध्यान में सुनना है कि हमारा घरेलू जो मार्केट है, होम मार्केट है, वो 16 रुपये में हम उस वस्तु को सेल कर रहे हैं और हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ है 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। नंबर ऑफ यूनिट्स है आपकी 30,000 और हम सेल कितनी कर रहे हैं 1,50,000। तो इसको प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो आपके समक्ष प्रस्ताव है कि क्या इस प्रस्ताव को हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि घरेलू बाज़ार में हम इकाइयों को और जो हमारी 1,50,000 है उसको 16 रुपये की रेट से बेच रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। आपको पूरा ध्यान से इसको समझना है, करना है। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन को जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, विचार करते हैं, तो बेसिस के आधार पर हम इससे संबंधित डिसीजन लेंगे। आपके सामने ये एक टेबल दी गई है
जिसमें आपको बताया गया है कि स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंटल कॉस्ट। इसमें आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंटल कॉस्ट को शो कर रखा है, और नंबर्स जो अमाउंट्स है वो थाउजेंड्स में आपको दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपका आ गया डिफरेंटल कॉस्ट, और ये हो गया आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। डिफरेंटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे देखिए ये दिया हुआ है प्रोडक्शन यूनिट्स में, ये आपको प्रोडक्शन दे दिया गया है नंबर ऑफ यूनिट्स में दिया हुआ है। जैसे 30 यूनिट्स 30,000 इकाइयाँ का प्रोडक्शन करता है, 60,000, 90,000, 1,20,000, 1,50,000 और 1,80,000। ये उसकी सेलिंग प्राइस है, ये आपको सेलिंग प्राइस है। इसमें दिया हुआ है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, सेलिंग प्राइस है वो डाउन आएगी, और ये आपका सेल्स रेवेन्यू हो गया है। ये आपका हो गया सेल्स रेवेन्यू। ये हमारी 3 प्रकार की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अगर तीनों प्रकार की जो हमारी कॉस्ट होती है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट। ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट। अब हमें कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बढ़ा और कितना हमारा डिफरेंटल कॉस्ट बढ़ी। डिफरेंटल कॉस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30,000 नंबर ऑफ 30,000 यूनिट है, उससे पहले तो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है तो हम उसका डिफरेंट कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो हम 60,000 का कंपेरिजन करेंगे 30,000 से। तो ये देखिए कि 60,000 जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसकी टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो 11,10,000 आ रही है। कितनी आ रही है? 11,10,000 अब आ रही है टोटल कॉस्ट, और 30,000 की जो कॉस्ट है वो 7,10,000 आ रही है। तो दोनों का डिफरेंस हो गया 4 लाख रुपये। ये हो गए 4 लाख रुपये। अब कंपनी है वो अपना जो बेस्ट है कंपनी के लिए वो है 1,50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। ये एक उसका प्रोडक्शन, यहाँ कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो उसके लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि डिफरेंटल कॉस्ट है वो उसकी आ रही है 2,30,000 रुपये, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो आ रहा है 2,40,000 रुपये। तो डिफरेंटल कॉस्ट है वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से कम है, तो ये कंपनी के लिए बेहतर स्थिति है। और सेलिंग प्राइस उस लेवल पर कितनी है हमारी? 16 रुपये के रेट से हम बेच रहे हैं। तो इसका डिफरेंट हम लेंगे, टोटल कॉस्ट का लेंगे। तो यहाँ की 1,50,000 की टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 21,20,000 रुपये, और 1,20,000 अगर प्रोडक्शन करते हैं तो 18,90,000। तो इस प्रकार हमारा डिफरेंटल कॉस्ट है वो 2,30,000 आ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 1,50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का रेवेन्यू हमारा आ रहा है 24 लाख रुपये, और 1,20,000 का हम प्रोडक्शन सेल करते हैं तो 21,60,000। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2,40,000 आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है। अब हम अगर 1,80,000 का प्रोडक्शन करते हैं तो मार्केट में हम उसको 14 रुपये के हिसाब से सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंटल कॉस्ट है वो 1,24,000 हो रही है, और रेवेन्यू हमें हो रहा है 1,20,000। घरेलू मार्केट में हम अगर 1,80,000 नंबर ऑफ यूनिट को सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा, तो घरेलू मार्केट में हम इसको नहीं बेच सकते। अगर घरेलू मार्केट का प्रस्ताव आपको प्राप्त हो रहा है तो इसको आपको सेल नहीं करना है। हमें प्राप्त कौन सा हो रहा है? विदेशी मार्केट से प्राप्त हो रहा है। तो विदेशी प्रस्ताव के संबंध में हम निर्णय लेंगे। तो देखिए कुल उत्पादन क्षमता हमारी 1,80,000 है मैक्सिमम, जबकि घरेलू बाज़ार में हम 1,50,000 16 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। ये देखिए ये बेची जा रही है, इसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये आपको मैंने पहले बताया था, ये कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यदि समान उत्पादन 14 रुपये प्रति इकाई बेचा जाए तो जो हमारी डिफरेंटल कॉस्ट है वो आएगी 1,24,000।
ये आप 1,24,000 देख सकते हैं, ये है हमारी 1,24,000। जबकि वर्तमान आगम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो 1,20,000 आएगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो वो कितना आएगा, ये हमारा 1,20,000 आ जाएगा। इसलिए 14 रुपये मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं है। इसलिए हम 14 रुपये निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि 14 रुपये हम डिसाइड करेंगे तो हमें लॉस होगा। जब विदेशी बाजार में वस्तु बेची जाए तो स्थिति अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाती है, या क्योंकि 30,000 इकाई है वो 13 रुपये के हिसाब से हम सेल करेंगे तो हमारे कुल जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, 3,90,000। 30,000 यूनिट्स है और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3,90,000 रुपये हो जाएगा। जो कि डिफरेंटल जो कॉस्ट है 1,80,000 और 1,50,000 की प्रोडक्शन के मध्य, वो 1,24,000 से बहुत ज़्यादा है, वो 1,24,000 से बहुत ज़्यादा है। अतः विदेश बाज़ार में बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इस विकल्प की लाभदायकता को हम निम्नलिखित स्टेटमेंट के माध्यम से और बेहतर समझ सकते हैं। तो ये देखिए हमने स्टेटमेंट तैयार किया है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट इफ फॉरेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। अगर प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या ड्रॉप करते हैं, तो प्रस्ताव को ड्रॉप या प्रस्ताव को स्वीकार, एक्सेप्टेड, प्रपोजल ड्रॉप, प्रपोजल एक्सेप्टेड। तो प्रोडक्शन एंड सेल्स नंबर ऑफ यूनिट हमारी वर्तमान में 1,50,000 नंबर ऑफ यूनिट चल रही है, और प्रपोजल को स्वीकार करेंगे तो 1,80,000। सेल्स होम मार्केट में करेंगे तो 16 रुपये के हिसाब से 1,50,000, और 1,80,000 करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा वो आएगा 24 लाख रुपये। दोनों में सेम आ रहा है। अगर होम मार्केट में हम सेल करेंगे, लेकिन होम मार्केट में सेल हम नहीं करेंगे, क्यों, में लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि फॉरेन मार्केट में हम करेंगे, स्वीकार करते हैं तो वो तो 24 लाख रुपए आपको घरेलू मार्केट से प्राप्त हो जाएंगे। फॉरेन मार्केट से आपको रेवेन्यू होगा 3,90,000 रुपये। 30,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो हमारा टोटल जो रेवेन्यू हो जाएगा वो 27,90,000 रुपये। 24 लाख तो घरेलू मार्केट का और 3,90,000 हमारा विदेशी मार्केट का। 1,50,000 की टोटल जो कॉस्ट है वो है 21,20,000 रुपये। इसको हम एक बार वापस देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 21,20,000 ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, और वहाँ पर है 22,40,000 रुपये। ये 21,20,000 हमारा टोटल कॉस्ट है। 1,50,000 नंबर ऑफ यूनिट को हम सेल कर रहे हैं तो, और यहाँ पर 22 लाख ये 40,000 रुपये है आपका, 22,44,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट हो रहा है 2,80,000 रुपये। कितना हो रहा है, 2,80,000 रुपये। और अगर हम विदेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 5,60,000 रुपये। तो देखिए कितना डिफरेंस है आपका प्रॉफिट। 2,80,000 से आपका प्रॉफिट कितना गेन हो रहा है, 5,46,000 रुपये तक आपका प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, विदेशी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए हम डिफरेंटल कॉस्टिंग को यूज करते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव जब हमें प्राप्त होते हैं, जब हम घरेलू मार्केट में हम मैक्सिमम लेवल पर काम कर रहे हैं और कम मूल्य पर हमें बिक्री का प्रस्ताव प्राप्त हो रहा हो। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।